पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार की तेजी का फायदा उठाना है तो उन कैटेगरीज को पहचानना बेहद जरूरी है जिनको इस तेजी का फायदा होगा। मनी गुरु में आज हम आपको बताने वाले हैं दमदार तेजी की वो कैटेगरीज और फंड जो कराएंगे आपकी बम्पर कमाई। और हमारे साथ आज है खास मेहमान आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, आपका करते हैं मनी गुरु में स्वागत। और उस समय जब हम शो कर रहे हैं तब जब साल का आखिरी महीना है और बाजार ऊंचाइयां छू रहा है और एक तरीके से हम कह सकते हैं फिलहाल एंडिंग तो अच्छी ही जा रही है फिलहाल एज ऑफ नाउ। पर अगर अभी हम करंट इक्विटी मार्केट की बात करें, भारतीय बाजारों की बात करें, तो क्या संकेत आपको बाजार से नजर आ रहे हैं अभी? स्वाति जी, अगर हम बाजार की बात करें, जैसे आपने कहा कि निफ्टी नए नए ऊंचाइयां छू रही है, लास्ट 3 दिन से नई पीक्स बना रही है। ऑफ कोर्स इंडिया एक शाइनिंग स्टार रहा है ग्लोबल क्राइसिस में। ये काफी बार नहीं हुआ है हिस्ट्री में। जब दुनिया ट्रबल में होती है तो इंडिया भी ट्रबल में होता है। 2008 में भी देखें, हम बड़े नाजुक थे। 2013 में जब टेपरिंग हुई थी यूएस में, तब हम एक फ्रेजाइल कंट्री, बड़ी नाजुक कंट्रियों में गिने जाते थे। आज पहली बार ऐसा हो रहा है, एटलीस्ट मेरे करियर 18-20 साल के करियर में, कि जब ग्लोब तकलीफों से गुजर रहा है, इंडिया तकलीफों से नहीं गुजर रहा है। क्योंकि जो भी तकलीफें ग्लोब को है वो इंडिया के लिए बड़ी आम सी बात है। महंगाई जो है इंडिया की वो काफी ज्यादा रही है। 6-7% की जो महंगाई है, 6.7, वो इंडिया ने देखा है। यूएस में 40 साल के तक ऐसी महंगाई नहीं देखी गई थी, तो उनके लिए बड़ी नवीन चीज है। हमारे लिए बिजनेस एज यूजुअल है। आज भी अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है 7% प्लस, लास्ट 10 साल में जो इकोनॉमी की ग्रोथ आई है वो एवरेज है 5.8। मतलब जो 10 साल की एवरेज है उससे बेहतर रेट पे हम ग्रो कर रहे हैं। ये बहुत हार्टनिंग बात है। टैक्स कलेक्शन, जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन का इजाफा 30% हुआ है। 30% का इजाफा टैक्स कलेक्शन में, ये साबित करता है कि इकोनॉमी ग्राउंड लेवल पे चल रही है और अच्छी तरह से चल रही है। ये तीसरी बात है। डोमेस्टिक लिक्विडिटी इस बार बहुत अच्छी रही है। इंडिया के जो गरीब से गरीब लोग भी हैं, एसआईपी जो 500 रुपए की करते हैं, उनकी भी जो मात्रा है जुड़ के 13,000 करोड़ महीने की आ रही है। अब लास्ट 15-20 दिन से, महीना दिन से फॉरेनर्स भी बाई कर रहे हैं। 36,000 करोड़ नवंबर में बाई किया। सो ऑल इन ऑल स्वाति जी, टू अ सिंपल क्वेश्चन, अच्छे संकेत हैं। बट ये हमेशा हमें याद रखना है कि मार्केट हर साल लास्ट 21 साल में एवरेज ऊपर से नीचे इसके स्तरों तक 15% गिरती है। तो ये आम सी बात है, ये मार्केट की आदत है। ये अगर आप आदत एक्सेप्ट कर लेंगे तो इक्विटी में पैसा बना पाएंगे, वरना बड़ी तकलीफ होगी शॉर्ट टर्म में। बिल्कुल, तो मौजूदा बाजार के संकेत काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी के मुकाबले भारत ग्रोथ स्टोरी के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय बाजार, भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर ढंग से इस पूरी स्थिति को से निपटने में काफी ज्यादा कारगर है, ऐसा हम तमाम संकेतों के जरिए समझ भी पा रहे हैं। लेकिन हाँ, तैयार तो सभी को रहना चाहिए। अब ऐसे बाजार में हम समझना चाहेंगे आपसे, किसी को मुनाफा कमाना है, क्योंकि बात एंड में मुनाफे की आती है और लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन की बात आती है। तो कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं फिरोज जो आप बताने वाले हैं जो पोर्टफोलियो में ऐड की जा सकती हैं ताजा बाजार को मद्देनजर रखते हुए? ये स्वाति जी देखिए, 15 किस्म की कैटेगरी हैं। सभी ने हमारे इन्वेस्टरों की लाइफ को बड़ा सरल किया था 2018 में, अक्टूबर में, जो कैटेगराइजेशन आई थी कि भाई इतनी सारी स्कीमें हैं, 490 ओपन एंडेड इक्विटी स्कीमें हैं, तो उसमें से 200 एक्टिव मैनेज्ड हैं अप्रोक्सीमेटली, या उससे भी ज्यादा। तो अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा वातावरण हो सकता है कोई भी इन्वेस्टर के लिए। सीजन इन्वेस्टर भी बड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, एडवाइजर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो नए निवेशक तो डेफिनेटली कंफ्यूज हो सकते थे। बट 2018 में सेबी ने कहा कि भाई मैं इनको 15 डिफरेंट कैटेगरी में बांट देती हूं ताकि आपके लिए सरलता हो चुनने में। तो उस 15 में से हमारी एनालिसिस के बाद हमने कहा कि 8 कैटेगरी महत्वपूर्ण है और इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना मुनासिब होगा फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, इवन ओल्ड इन्वेस्टर्स। तो बाकी 7 कैटेगरी को हम छोड़ देते हैं। तो ये 8 कैटेगरी जो है, इनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। ये 8 कैटेगरी इस आधार पे चुनी गई हैं कि कितनी उसकी जो स्कीमें हैं, हर कैटेगरी में समझो कि एक कैटेगरी में 20 स्कीमें हैं, वो 20 में से एक्स्ट्रा रिटर्न कितनी स्कीमें बनाती हैं। और अगर समझिए कि 10 स्कीमें एक्स्ट्रा रिटर्न बनाती हैं, आधी स्कीमें एक्स्ट्रा रिटर्न बनाती है, जिसको कहते हैं अल्फा,
तो कितनी मात्रा में बनाती हैं वो सेकंड क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से ये 8 कैटेगरीज चुनी गई हैं, एक्सटेंट ऑफ अल्फा और नंबर ऑफ स्कीम्स जनरेटिंग अल्फा इन दैट कैटेगरी। तो 8 कैटेगरीज आर देयर स्वाति जी। ओके, तो 8 कैटेगरीज कौन कौन सी फिरोज? अब कैटेगरीज पर भी आ जाते हैं, और कैसे आपने इन कैटेगरीज को सिंगल आउट किया है पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिहाज से? प्रदर्शन हुआ उनके अपने बेंचमार्क से या फिर बाजार से? इनफैक्ट इंडेक्स से अगर प्रदर्शन, निफ्टी से प्रदर्शन की बात करें तो क्या आपकी रिसर्च में निकल कर आया है? देखिए स्वाति जी, पहले तो एक आम निवेशक फंड मैनेजर को फीस देते हैं। वो फीस किस बात की देते हैं कि वो एक बेंचमार्क को, पासिंग मार्क को बीट कर पाए। जैसे बच्चा पासिंग मार्क होती है 40 आउट ऑफ 100, उसको पास करना है, उसको कहते हैं एक बेंचमार्क। अगर हम फी दे रहे हैं तो उससे ज्यादा की उम्मीद करना आपके लिए वाजिबी है। तो हमने निफ्टी को लिया है क्योंकि निफ्टी की लेवल सबको पता होती है, तो उसको बेंचमार्क लिया है। तो अगर हम निफ्टी को लें, एक कॉमन बेंचमार्क, विच इज नॉट एब्सोल्युटली राइट बट दैट्स द मोस्ट सिंपलिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। लार्ज कैप कैटेगरी जो सबसे मशहूर कैटेगरी है, उसमें 32% जो स्कीमें हैं उस कैटेगरी की, वो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करती है। 68% स्कीम ने एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट नहीं किए, मतलब फी को भी जस्टिफाई नहीं किया है। और ये जो 32% की स्कीमें हैं, 32% जो अपने बेंचमार्क को बीट करती हैं, 32% निफ्टी को बीट करने वाली 40% स्कीम्स हैं। ये जो 40% स्कीम है, उन्होंने 2.8% साल दर साल एक्स्ट्रा जनरेट किया है, 2.8 की अल्फा है। वैसे ही लार्ज एंड मिड कैप में मात्रा 42% ऑफ द स्कीम्स जनरेट अल्फा, और जो 42% स्कीमें हैं उन्होंने 5.25% की एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किए। तो लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप में लार्ज मिड कैप कैटेगरी ने ज्यादा जस्टिस किया इन्वेस्टर के लिए, फॉर एग्जाम्पल। फिर मिड कैप कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, फोकस्ड कैटेगरी है, मल्टी कैप कैटेगरी है, स्मॉल कैप कैटेगरी है, कॉन्ट्रा कैटेगरी। ये सबके आंकड़े पूरी तरह से नहीं पढ़ रहा हूं, बट 2-3 इंपॉर्टेंट आंकड़े जरूर पढ़ता हूं। स्मॉल कैप कैटेगरी में 72%, 72% स्कीम्स एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करती है, मतलब 72% स्कीमें पास हो गई। और उन्होंने कितने नंबरों से पास हुई? 15% से ज्यादा पास हुई। तो स्मॉल कैप कैटेगरी हैज जनरेटेड द मैक्सिमम अल्फा विजावी इट्स ओन बेंचमार्क, विजावी निफ्टी एज वेल। और मल्टी कैप कैटेगरी भी अच्छी कैटेगरी है। 75% स्कीमें ने अपनी बेंचमार्क को, पासिंग मार्क में 75% स्कीमें पास हो गई, और 7.7% से पास हुई। तो these two are very very interesting categories, इसीलिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ये पूरी 8 कैटेगरी शामिल है। बिल्कुल, और इन 8 कैटेगरीज से जुड़े हुए फंड्स पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे फिरोज। बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च आप हमें बता रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम अलग अलग बाजार में इन्हीं कैटेगरीज को अगर हम समझें, मेजर करें कि कौन सी कैटेगरी अंडर परफॉर्म जिन्होंने किया या किन कैटेगरीज ने आउट परफॉर्म किया, तो पिछले लगभग 4 सालों का जो डेटा है वो क्या कहता है आपके नजर में कि विद इन दीज कैटेगरी, जो 8 कैटेगरीज आपने बताई, कौन से अलग अलग मार्केट सिनेरियो में, तेजी के बाजार में, मंदी के बाजार में आउट परफॉर्मेंस रहे और कौन से अंडर परफॉर्मर्स रहे? स्वाति जी देखिए, अब मार्केट 3 किस्म की हो सकती है। या तो फिर बुल मार्केट हो सकती है, मार्केट बड़ी तेजी में हो सकती है, बड़ी मंदी में हो सकती है, या फिर न्यूट्रल मार्केट हो सकती है। ज्यादातर मार्केट न्यूट्रल जोन में ही चलती है। मंदी और तेजी का वातावरण थोड़े समय तक चलता है। तो न्यूट्रल जोन में कौन सी कैटेगरी सबसे अच्छा कर रही है? मल्टी कैप कैटेगरी, फोकस्ड कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी न्यूट्रल जोन में बहुत अच्छा प्रदर्शन दे चुकी हैं, ये पास्ट कहता है। जैसे कि 2019 एक मार्केट न्यूट्रल जोन में था, ना तो यहाँ की तेजी ज्यादा थी ना तो मंदी ज्यादा थी, उसमें ये 3 कैटेगरी ने अच्छा प्रदर्शन दिया। दैट्स वन ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है कि मल्टी कैप कैटेगरी जो है वो अक्रॉस मार्केट साइकिल्स परफॉर्म करने की क्षमता रखती है। बुल मार्केट में भी मल्टी कैप चल जाता है, लार्ज कैप मतलब बेयर मार्केट में भी मल्टी कैप अच्छी तरह से प्रदर्शन दे रहा है, और न्यूट्रल मार्केट में भी। तो मल्टी कैप एक कॉमनैलिटी मोस्ट इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, क्योंकि मल्टी कैप में सब तीनों किस्म की स्टॉक्स होते हैं, लार्ज भी होते हैं, मिड कैप भी होते हैं, स्मॉल कैप भी होते हैं। एटलीस्ट 1/4 होना चाहिए, ये फंड मैनेजर पे कानून लागू है, 25% मिनिमम। तो उसकी वजह से इट बिकम्स अ मोर साइकिल एग्नोस्टिक कैटेगरी। और काफी सारे पोर्टफोलियोज हमारे रिटेल दर्शकों के होंगे जिनकी मल्टी कैप कैटेगरी हो ही ना, तो उसको जरूर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, बिकॉज इट कट्स थ्रू अक्रॉस साइकिल्स एंड डज रीजनेबली वेल, which I think is a
great inference. ओके अब फिरोज, इन कैटेगरीज के अंदर अब ये आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से फंड्स आपने सिलेक्ट किए हैं और क्या वजह हो सकती है जो आपने लार्ज कैप या स्मॉल कैप, लार्ज और मिड कैप जिसमें शामिल है, फ्लेक्सी, इनफैक्ट फोकस और कॉन्ट्रा जैसी कैटेगरी शामिल की हैं, उसमें अपने अपने कैटेगरीज के कौन से फंड्स आपको लगता है कि आने वाले टाइम में मौजूदा बाजार में किसी को पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए? ये स्वाति जी देखिए, अब हर कैटेगरी की मैं एक या दो स्कीम्स बता देता हूं, बट उसके पहले एक उम्मीद जो होती है, वो एक इन्वेस्टर की अगर उम्मीद ठीक होती है तो उनका जो इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है वो काफी अच्छा होता है, एक्सपेक्टेशन ठीक होती है। तो हमेशा जब हम अपने क्लाइंटों को बताते हैं कि हम आपके लिए 8, 10, 11 स्कीमें चुन रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि 1, 2, 3 नहीं चलेंगी, वो 8 चलेंगी, अच्छी तरह से चलेंगी, बट बाकी 2, 3 नहीं चलेंगी। तो ये जो स्कीम्स मैं रीड आउट करने वाला हूं, इनको अगर आप सबको खरीदते हैं तो आप मायूस नहीं होंगे। उसमें से अगर 1, 2 का चुनाव करके खरीदते हैं तो शायद वो खराब स्कीमें आपके पोर्टफोलियो में आ जाए, बिकॉज कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये पूरी 10 स्कीमें चलेंगी। सो ये हम हमेशा हमारे क्लाइंटों को उम्मीद, उनकी एक्सपेक्टेशन को रीजनेबल रखते हैं। हैविंग सेड व्हिच, लेट मी गो अहेड एंड डिस्क्लोज द स्कीम्स। लार्ज कैप फंड जो कैटेगरी है, उसमें फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप एक ही फंड होगा। काफी सारे लोग 3-4 लार्ज कैप फंड ले लेते हैं, मेरे हिसाब से वो मुनासिब नहीं है। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप जो है, उसमें एक फंड मैनेजर का चेंज हुआ था। वेंकी उनके नए फंड मैनेजर हैं। आनंद जो उनके सीआईओ हैं, वो एक पोर्टफोलियो को देख रहे हैं। ये पोर्टफोलियो की जो पास्ट परफॉर्मेंस है इतनी बेहतर नहीं रही है, बट फ्यूचर परफॉर्मेंस अच्छा लगता है, क्योंकि इन्होंने पीओसी स्टॉक्स कम किए हैं। आईटी स्टॉक्स जिसमें वैल्यू इमर्ज हुई है, वो इनका रिसेंट लेटेस्ट चेंज रहा है। सो दैट्स व्हाई इन द लार्ज कैप कैटेगरी फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप। आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड, इसमें भी एक फंड मैनेजर का बदलाव 1 अप्रैल को हुआ था। जो भी इन्होंने लास्ट 6-8 महीने में तब्दीलियां की हैं, उसकी वजह से एनएवी में 4% का इजाफा देखने को मिला है। वो एक बहुत अच्छा फंड है फ्रॉम अ स्मॉल कैप पर्सपेक्टिव। लार्ज एंड मिड कैप में डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, फ्लेक्सी कैप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को मल्टी कैप कैटेगरी वाला। अगर मिड कैप कैटेगरी की बात करूं तो कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, एसबीआई कॉन्ट्रा कैटेगरी में, और फोकस्ड कैटेगरी में एसबीआई फोकस्ड। ये हर कैटेगरी की एक स्कीम बताई है, सबकी एक लॉजिक है, बट हम एज अ कॉमन लॉजिक ये देखते हैं कि पोर्टफोलियो में क्या क्षमता है आगे चलते हुए रिटर्न देने की, ना कि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस। इसमें आपने जैसा बताया कुछ देर पहले फिरोज कि 2 ब्रॉड बेस्ड कैटेगरीज इक्विटी म्यूचुअल फंड की है, जो कि मार्केट कैप बेस्ड स्ट्रैटेजी पर आधारित है और स्ट्रैटेजी बेस्ड, जिसके तहत आपने फोकस और कॉन्ट्रा कैटेगरी को चूज किया। हमारे दर्शकों की समझ के लिए पोर्टफोलियो में एक फोकस फंड या कॉन्ट्रा फंड के फायदे उनके लिए क्या? ये स्वाति जी देखिए, फोकस्ड फंड, ये दोनों में जो नाम है वही बता देता है कि इसकी रणनीति क्या है। ये जो है, ये जो क्लासिफिकेशन है, इस आधार पे नहीं है कि कौन सी साइज की कंपनियों में पैसे डालेंगे। लार्ज कैप में लार्ज कंपनियों में लगते हैं, मिड कैप में मध्यम वर्ग की कंपनी, स्मॉल कैप में छोटी कंपनियां जो फ्यूचर लार्ज कैप होंगी। ये क्लासिफिकेशन जो ये 3 का है, वो साइज ऑफ द कंपनीज पे है। ये 2 जो फोकस्ड और कॉन्ट्रा वैल्यू, ऐसी जो कैटेगरीज हैं, वो रणनीति पे है। फोकस का ये मतलब कि कोई भी फंड मैनेजर उसमें 30 स्टॉक से ज्यादा खरीदने की उनकी अनुमति नहीं है, वो है फोकस डालता है। वो 60-70 कंपनियों के शेयर नहीं खरीदता, 25 से 30 ज्यादातर शेयर रहते हैं। इसकी वजह से थोड़ा रिस्क बढ़ता है, बट रिटर्न की क्षमता भी बढ़ती है। जैसे एचएनआई जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल हैं, एक दूसरे प्रोडक्ट में पैसा डालते हैं जिसको कहते हैं पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। उसमें सिर्फ 20-30 स्टॉक्स होते हैं। ये रिटेल का जवाब है पीएमएस के लिए। तो जैसे पीएमएस एचएनआई खरीदता है, वैसे ही फोकस्ड कैटेगरी एक बहुत अच्छा साधन है जो रिटेल निवेशक एक पीएमएस जैसा प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 30-50, 60-70 स्टॉक नहीं होते। फंड मैनेजर के बहुत पसंदीदा शेयर सिर्फ उसमें होते हैं। वो हो गई फोकस्ड। दूसरा कॉन्ट्रा एक शॉर्ट फॉर्म है एक वर्ड का, कॉन्ट्रेरियन का अंग्रेजी में ये मतलब है कि भेड़ चाल के परे, जो भेड़ चाल है वैसे नहीं जाना है। कॉन्ट्रेरियन है, ऑपोजिट करता है, दुनिया जो कर रही है उससे ऑपोजिट करता है। ये इसमें कॉन्ट्रेरियन में आप अगर मार्केट उल्टी पड़ती है चाल, तो कॉन्ट्रा फंड की गिरावट जो है वो काफी कम रहती है, ये देखने को मिला है। और एसबीआई कॉन्ट्रा जो स्कीम है, उसमें दिनेश जो फंड मैनेजर है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है
और अल्फा जो एक्स्ट्रा रिटर्न दी है वो काफी ज्यादा है। कॉन्ट्रेरियन फंड्स में इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसको हमने पहले जनवरी से शामिल किया था। ये ऑलमोस्ट 9% का अल्फा दे चुका है लास्ट 10-11 महीने। रिस्क को कैसे फिक्स करें, हमारे साथ है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, हम पोर्टफोलियो बिल्डअप की बात करते हैं, वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, लेकिन कई बार रिस्क को नजरअंदाज कर देते हैं और रिस्क को पहचानना और उसको फिक्स करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले रिस्क होता क्या है और इसको पहचाना कैसे जाए? देखिए स्वाति जी, एक रिस्क मैनेजमेंट जो है एक ही चीज है जो रिस्क जो है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। हमेशा आप देखें फिनेंस की किताबें उठा के तो उसमें दो चीजें लिखी होती है। जब रिटर्न की बात होती है तो वो कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब रिटर्न की आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, उम्मीदें कर सकते हैं। रिस्क की बात आती है तो वो कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क की एक चीज है जो दो पहलू हैं एक सिक्के के। रिस्क एक मैनेज होती है, रिटर्न की प्रार्थना करनी पड़ती है। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, रिस्क अगर मैनेज करना है तो रिस्क को समझना पड़ेगा। रिस्क कई किस्म के होते हैं, 5 किस्म के रिस्क होते हैं जिसको मैनेज करना चाहिए अगर आप बहुत सीजन्ड इन्वेस्टर है तो। सबसे बड़ा रिस्क और सबसे दिखने वाला रिस्क होता है मार्केट रिस्क। जो दाम पे आप कोई भी चीज खरीदते हैं उसका दाम जो ऊपर नीचे जाता है डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या साल भर के बेसिस पे, उसको कहते हैं मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क एक सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क होता है। स्पेशली इक्विटी मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट रिस्क जो होता है प्राइस रिस्क, जो प्राइस के दाम ऊपर नीचे होते हैं, उसको मेजर करने के कई सारे जरिए हैं। उसको मेजर कौन सा वाला आपको जरिया यूज करना है और उसका आंकड़ा लगाना ज्यादा जरूरी है। इंडिया में वेल्थ मैनेजमेंट में स्पेशली जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं रिस्क को डिस्क्राइब करने के लिए। हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क। रिटर्न नंबरों में बात किया जाता है और रिस्क को अंग्रेजी में बात किया जाता है, ये गलत है। तो यू हैव टू चूज वन रिस्क मेजर। मार्केट रिस्क को मेजर करना हम सबको सीखना चाहिए। अब रिस्क में इंपॉर्टेंटली जो हम आजकल देख भी रहे हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई, उसको भी दूर करना जरूरी है। तो इन्फ्लेशन रिस्क जो सबसे बड़ा रिस्क, वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क किसी के पोर्टफोलियो के लिए होता है, उसको दूर करने का तरीका क्या हो? स्वाति जी, बिल्कुल आपने जो सेकंड रिस्क जो हाईलाइट करना था बखूबी आपने वो टॉपिक ले आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियंस की ये भी एक बहुत इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में वो महंगाई को जरा भी आदर सम्मान नहीं करते। इन्फ्लेशन रिस्क वो होता है, दर्शकों की समझाइश के लिए मैं बोल रहा हूं कि जो आपके पैसे की क्षमता है कुछ खरीदने की, वो वक्त से घटती जाती। अगर आज आपके पास जो 100 रुपए में जो आप खरीद सकते हैं, राइट, वो आपको 10 साल बाद वो 100 रुपए में नहीं मिलने वाला। अगर 7% की महंगाई है तो आपको उसी चीज को खरीदने के 200 रुपए लगेंगे। तो महंगाई को मात देना, एक ना मात देना बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है लंबी अवधि में। सो इन्फ्लेशन रिस्क जो सेकंड रिस्क की जो स्वाति जी आपने हाईलाइट किया वो इंपॉर्टेंट है। हमने एक एनालिसिस और रिसर्च की, जो चीज हम 5 रुपए में खरीद सकते थे 1979 में, उसको 5 रुपए के बदली आज वो 5 रुपए में नहीं खरीद पा रहे, उसके लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ती। तो महंगाई की वजह से आपको 20 गुना ज्यादा पैसा चाहिए लास्ट 40-42 सालों। तो महंगाई को आदर सम्मान करें, उसको मात देने का एकमात्र जरिया कि आपको इक्विटी और रियल एस्टेट दो ही एसेट्स हैं जो महंगाई को मात दे सकते। एफडीओ में डाल के आप महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे, या फिर गोल्ड में डाल के भी महंगाई को मात देना मुश्किल है, और एफडीओ में तो नामुमकिन है। तो एक किसी फंड को देखकर एक निवेशक क्या पता कर सकता है कि ये फंड कितना रिस्की है? जो उसके स्टेटिस्टिकल मेजरमेंट होते हैं उसको कैसे पहचाने, उसको कैसे पढ़े, कैसे मालूम चले कि जिस फंड में ये निवेशक निवेश करने वाले हैं उसका जो रिस्क पैरामीटर है कितना ज्यादा है, कितना कम है? स्वाति जी, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उससे काफी दर्शकों की एजुकेशन होगी, जैसे जी हमेशा करता आया है। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन कि मैं रिस्क समझूं कैसे। बड़ा सरल है। वो जो आप हर फंड की एक सिंपल सी रिस्क मेजर बताता हूं, उसको कहते हैं बीटा, BETA। भारी भरकम शब्द है क्योंकि ये ग्रीक शब्द है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा भारी भरकम लगता है, बट इतना सिंपल सा है। बीटा वो है
बीटा, आप कोई भी फंड का अगर आप बीटा देखते हैं और बीटा का नंबर ज्यादातर एक के इर्द गिर्द होता है, अगर वो 0.6 होता है तो आपका ये मायने है कि वो जो फंड आप बात कर रहे हैं उसकी जो रिस्क है बेंचमार्क से 40% कम है, क्योंकि उसका बीटा कितना है 0.6। तो जब भी आप बीटा को डेसिमल में देखें, डेसिमल पॉइंट में 0.8, 0.6, 0.7, तो ये जान लें कि ये रिस्क बेंचमार्क से कम रिस्क ले रहा है ये फंड। जब भी बीटा को 1 से ऊपर देखें, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, तो मतलब ये फंड बेंचमार्क से ज्यादा रिस्क ले रहा है। 1 से ऊपर हो तो ज्यादा रिस्क, 1 से नीचे हो तो कम रिस्क बेंचमार्क के मुकाबले। पहला तो ये हम सिर्फ जागरूकता फैला सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई जरूर करनी पड़ेगी। अगर आपको रिस्क को सम्मान देना है तो एटलीस्ट आधा घंटा पढ़ना पड़ेगा एक वीकेंड पे। बीटा इज अ वेरी गुड रिस्क मेजर। जब भी बीटा को डेसिमल में देखें तो थोड़ी सांत्वना पाएं कि मेरा फंड इतना रिस्क नहीं ले रहा है। जब भी बीटा को बहुत ऊपर देखें, 1.3, 1.4 में देखें, तो थोड़ा आपको और होमवर्क करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो फंड के रिस्क को समझने का पैरामीटर बीटा, जिसको बहुत ही आसान भाषा में समझाया हमारे आज के एक्सपर्ट फिरोज अजीज ने। बहुत धन्यवाद फिरोज आपका, करेंगे हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को बहुत टेक्निकल जार्गन्स को बहुत ही आसान ढंग से समझाने के लिए। थैंक यू सो मच।